हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग ओपन शिफ्ट का लेक्चर नंबर 25। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओपन शिफ्ट के ऊपर। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स आया है और उस प्रोजेक्ट्स को एज अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सेटअप करना है, वो भी 3 टियर प्लान करके, तो किस तरीके से करेंगे, इस पॉइंट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसा है कि 10 आवर्स का डेटा मैं आपको 45 मिनट्स में देने वाला। 10 आवर्स का डेटा मैं 45 मिनट्स में आपको देने वाला। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले अगर आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सेटअप करना है, वो भी 3 टियर इन ओपन शिफ्ट, तो आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेस होने चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेस की नीड पड़ेगी, कौन कौन से सर्विस की नीड पड़ेगी, ये आपको पहले पता हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास ओपन शिफ्ट में ये क्लस्टर लगा हुआ है। ये ओपन शिफ्ट क्लस्टर है, इसके अंदर नोड्स हैं। राइट, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ओपन शिफ्ट क्लस्टर। मेरा ओपन शिफ्ट क्लस्टर। तो कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी, जो मेजर रिसोर्सेज यहाँ पे लिखते हैं। सॉरी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिप्लॉयमेंट। क्या डिप्लॉयमेंट क्या होता है? ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए रेप्लिका सेट क्या है। थर्ड आपको पता होना चाहिए सर्विस आईपी क्या है, जिसको जो काम करती है एज अ प्रॉक्सी की तरह। किसकी तरह काम करती है? प्रॉक्सी की तरह। फोर्थ आपको पता होना चाहिए इंटरनल लोड बैलेंसर क्या है। इंटरनल लोड बैलेंसर क्या है। फिफ्थ आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। 6 नंबर आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स एज अ इंटरनल डीएनएस होता है। बताऊंगा अभी सारी चीजों को डिटेल में, अभी बुलेट पॉइंट समझते जाओ। फिर आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल डीएनएस क्या है। 8 नंबर आपको पता होना चाहिए, जो आपको यूज में आएगा, नेटवर्क पॉलिसी। राइट, डिप्लॉयमेंट आपको पता होना चाहिए, रेप्लिका सेट आपको पता होना चाहिए, सर्विस आईपी, इंटरनल लोड बैलेंसर, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, कोर डीएनएस,
इंटरनल लोड बैलेंस, इंटरनल डीएनएस, एक्सटर्नल डीएनएस, नेटवर्क पॉलिसी। नाइन्थ नंबर, एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में क्या पता होना चाहिए? एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बुलेट पॉइंट है। ऐसे 10 नंबर, रजिस्ट्री सर्वर। सर, क्या हो? ये 10 ऐसे बुलेट पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है जो आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप माइक्रो सर्विस सेटअप करने जा रहे हो ओपन शिफ्ट के ऊपर एज अ 3 टियर आर्किटेक्ट। तो पहले समझते हैं कि माइक्रो सर्विस क्या होती है। क्या माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय जब आप करने जा रहे हो, एक प्रोजेक्ट को जब आप डिप्लॉय करने जा रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की के लिए जितने सर्विस आपको यूज करने हैं, वो सारे सर्विस अपना अलग 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 रन हो रहे हैं, किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन नहीं हो रहे। जैसे एक प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए फ्रंट एंड सर्विस चाहिए, बैक एंड सर्विस चाहिए, डेटाबेस सर्विस चाहिए, फिर पेमेंट गेटवे सर्विस चाहिए। पेमेंट गेटवे में भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे गूगल पे की सर्विस अलग, पेटीएम की सर्विस अलग, फोन पे की सर्विस अलग, नेट बैंकिंग की सर्विस अलग, क्रेडिट कार्ड की सर्विस अलग। ऐसे ही आप एक अनुमान लगाएं कि एक प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए कितनी सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है होंगी, कितनी सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी सर्विसेज आप अलग 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 कंटेनर पे रन करो। ओपनशिफ्ट में हालांकि कंटेनर नहीं, पॉड का कंसेप्ट चल, इतना तो पता ही है आपको। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है देखो, हर एक सर्विस के लिए इमेज बनाकर रख ली जाती है पहले से, डॉकर फाइल के थ्रू। आप सभी ने डॉकर को लर्न करके आया होगा, तो आपको पता होगा कि डॉकर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी कस्टम इमेजेस बनाते हैं। क्या करते हैं? कस्टम इमेजेस बनाते हैं। फ्रंट एंड की कस्टम इमेजेस हमने बनाया, इमेज बना के हमने क्या किया, अपने रजिस्ट्री सर्वर पे अपलोड कर। ऐसे बैकएंड की इमेज हमने बनाई, रजिस्ट्री सर्वर पे अपलोड कर। डेटाबेस की इमेज बनाई, रजिस्ट्री सर्वर पे अपलोड कर दी। देखा होगा ना डॉकर में। गूगल पे से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस की इमेज बनाई, रजिस्ट्री सर्वर पे अपलोड कर। तो इसका मतलब एक प्रोजेक्ट्स में जितनी सर्विस चलने वाली हैं, उन सारी सर्विसेज की कस्टमाइज करके इमेज बना बनाकर आपकी डेवलपमेंट की टीम ने क्या किया, अपलोड कर दिया। भाई कोडिंग वोडिंग भी किए होंगे डेवलपर, कोडिंग करके फिर उसको आपस में एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करके इमेज को बनाकर रजिस्ट्री सर्वर पे अपलोड कर दिया। अब हमें एज अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सेटअप करना है, कैसे करेंगे? तो अब बात आती है ओपन शिफ्ट इंजीनियर की, यहां पर रोल आ जाता है कि अब ओपन शिफ्ट इंजीनियर क्या करेगा, अपना यामल फाइल क्या करेगा, ये सारी चीजें डिप्लॉयमेंट करने के लिए यामल फाइल जनरेट करेगा। और जब यामल फाइल को जनरेट करेगा, तो अब वहां पर वो सारी सेटिंग करते चल सेटिंग को करते हुए जाएगा। क्या करते हुए जाएगा? यामल फाइल आपने देखी होगी कुबरनेटिस में, राइट? ओपन शिफ्ट में भी मैंने दिखाया आपको
कि YAML फाइल जनरेट करता हुआ चलेगा कि ये जैसे YAML फाइल जनरेट कर रहा है, ये YAML फाइल वो जनरेट कर रहा है। मान लो उसने नाम बना दिया माइक्रो सर्विस डॉट YAML। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बताया कि ये डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर देगा, है ना, कोडिंग अपना जो भी है वो कर देगा। अब इसमें बताएगा कि भाई डेटाबेस किसके साथ इंटीग्रेशन होना है, तो यहीं पे बता देगा डेटाबेस इंटीग्रेशन विद ऐप। फिर ऐप का सेक्शन आएगा, फिर यहां पर ऐप को इंटीग्रेट कर देगा किसके साथ, वेब के साथ। फिर वेब का सेक्शन आ गया, वेब को इंटीग्रेट कर देगा किसके साथ, इंटरनल लोड बैलेंसर के साथ। ILB इंटरनल लोड बैलेंसर के साथ इंटीग्रेट कर देगा। फिर उसके बाद इसी के साथ साथ फिर वो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करता जाएगा। तो ऐसे ही एक ऐसी YAML फाइल जनरेट कर ली जाती है जिसमें पहले से प्री डिफाइन कर देते हैं कि ये वेब सर्विस इसके साथ इंटीग्रेशन है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब आप जरा थिंक करें थोड़ा सा, जो चीज अभी तक बनी ही नहीं है वो आप इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन कर दिया, वो इंटीग्रेशन कैसे कर दिया। अभी आपका वेब नहीं बना, आपने ऐप के साथ वेब को कैसे इंटीग्रेट कर दिया। अभी आपका डेटाबेस नहीं बना, ऐप नहीं बना, ऐप और आपने डेटाबेस में इंटीग्रेशन कैसे कर दिया, कुछ बना ही नहीं है। ये ही तो फायदा है माइक्रो सर्विसेज में कि चीजें एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, आपने पहले ही उसको YAML फाइल में डिजाइन कर लिया। कैसे कर लिया, समझाता हूं थोड़ा। देखो, ये आपका क्लस्टर है, ठीक है। अब इन क्लस्टर पे आप काम करते हो, कैसे काम करते हो, कंसोल पे। मान लो ये मेरा, फॉर एग्जांपल ये मेरा कंसोल है, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, स्पेस नहीं है मेरे पास भाई, अंदर काम करने के लिए स्पेस नहीं, मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने पूरे इंटायर क्लस्टर का ऐसे मैंने कंसोल ले लिया, ठीक है। काइंड ऑफ API समझ लो, और ये सारी चीजें एडेड है, ये सब सारे नोड इस तरीके से हैं। अब देखो, अभी यहीं पे बैठ के मैं कमांड मारूंगा kubectl गेट नोड, तो मुझे सारे नोड्स आ जाएंगे, सारे नोड दिख जाएंगे। kubectl गेट पॉड, इस नोड के जितने पॉड चल रहे हैं सब दिख जाएंगे। अब मुझे समझ लो कि मैं डिप्लॉयमेंट करने जा रहा हूँ। अभी समझ लो माइक्रो सर्विस को थोड़ा सा साइड कर दो, ठीक है। अभी समझ लो मेरे को ना फ्रंट एंड डिप्लॉय करना है। क्या करना है, फ्रंट एंड डिप्लॉय करना है। भाई मेरे डेवलपर ने फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बना दी, और डॉकर की टीम के थ्रू मैंने इमेजेस इमेजेस बना के रजिस्टर सर्वर पर अपलोड कर दी। अब मुझे फ्रंट एंड डिप्लॉय करना है। क्या करूंगा मैं, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा, डिप्लॉयमेंट। तो मान लो मैंने यहाँ पर बना दिया डिप्लॉयमेंट। क्या बना दिया मैंने, मैंने डिप्लॉयमेंट बना दिया। क्या बना दिया मैंने, डिप्लॉयमेंट। मैंने डिप्लॉयमेंट थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट जब मैंने बनाया तो डिप्लॉयमेंट के नीचे क्या बन गया मेरा, RS बन दिया। RS बोले तो रेप्लिका सेट। रेप्लिका सेट, ठीक है। मैंने डिप्लॉयमेंट बनाते टाइम मैंने बोला यार 5 कॉपी दे दो मुझे, क्या करो, 5 कॉपी दे दो। तो 5 पॉड कहाँ चले जाएंगे, नोड पे जाके बन गए, है ना। एक पॉड यहाँ बन गया, 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 एक पॉड यहाँ बन गया। ये सारे पॉड किसके थ्रू कनेक्टेड है, RS से कनेक्टेड होंगे। किससे कनेक्टेड होंगे, RS से, ठीक है। RS क्या करेगा, उनकी हाई अवेलेबिलिटी देखेगा कि अगर कोई पॉड कभी डाउन होता है तो उसे रिक्रिएट करेगा। RS का काम है सब कुछ, ठीक है। RS के ऊपर कौन है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का क्या काम है कि कल को कोई नया फीचर्स वगैरह डालना है ना। जैसे ये डिप्लॉयमेंट आपने लॉन्च कर दिया, इस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो आपने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन का वर्जन 1 है, अब कल को मुझे एप्लीकेशन का वर्जन 2 डिप्लॉय करना है,
तो मैं ये डिप्लॉयमेंट को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसी डिप्लॉयमेंट को क्या करूंगा, अपग्रेड कर दूंगा। तो जब मैं अपग्रेड करूंगा तो क्या होगा, साइड में एक और आरएस बन जाएगा, राइट। और इस आरएस की 5 कॉपी बनेंगी, ठीक है। और देखेगा कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो ये मतलब इस आरएस में एप्लीकेशन, इस आरएस के थ्रू जो 5 पॉड्स आए हैं उनमें सब कुछ परफेक्ट तरीके से बन चुका है। तो फिर क्या होगा, ये वाले आरएस, ये जो डिप्लॉयमेंट है इस आरएस से कनेक्शन हटा के इस आरएस से बना लेगा, राइट। तो डिप्लॉयमेंट का बेसिकली काम अपग्रेडेशन रोलिंग आउट के लिए कर गया है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो पूरे पॉड की हाई अवेलेबिलिटी वाला कौन हैंडल कर रहा है, आरएस कर रहा है। ये इतना समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, डिप्लॉयमेंट आपका बन चुका है, लेकिन अब ट्रैफिक नेक्स्ट कैसे जाएगी भाई। इस डिप्लॉयमेंट के बैकएंड में आरएस है, आरएस के पास 5 पॉड है। अब कोई कस्टमर आपके इस पॉड पे फ्रंट एंड सर्विस चल रही है, उसको एक्सेस करना चाहता है, कैसे एक्सेस करेगा। एक पॉड थोड़ी है, 5 पॉड है ना, 5 पॉड है, 5 पॉड की डिफरेंट डिफरेंट आईपी होगी। तो भाई सिंगल एंड पॉइंट बनानी है ना, क्या करनी है, सिंगल एंड पॉइंट बनानी है। तो सिंगल एंड पॉइंट कैसे बनेगी, विद द हेल्प ऑफ सर्विस। तो फिर यहाँ पे सर्विस की जरूरत पड़ गई। तो फिर आप बनाओगे यहाँ पर एक सर्विस, क्या बनाओगे, सर्विस आईपी, सर्विस आईपी। ये सब कुबरनेटिस में भी मैंने पढ़ाया है। क्या बनाओगे, सर्विस आईपी। ये कहाँ लिखा, सर्विस, ठीक है। अब जैसे आपने डिप्लॉयमेंट बनाया, तो डिप्लॉयमेंट का भी आपने एक नाम दे दिया, जैसे आपने नाम दे दिया था फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड आपने नाम दे दिया। ऐसे आपने सर्विस बनाई, तो सर्विस का नाम भी आपने दे दिया फ्रंट एंड, फ्रंट एंड सर्विस, ठीक है। और आपको लास्ट वाले क्लास में तो मैंने बता ही दिया था कि भाई पॉड जो नेटवर्किंग आपने इम्प्लीमेंट किया वही आईपी इन्हें मिलेगी, ठीक है। ऐसी सर्विस की एक आईपी होती है, तो इस सर्विस को एक आईपी मिल गई, फॉर एग्जांपल 10.0.0.100, ये आईपी मिल गई। और सर्विस क्या करता है कि जैसे आपने सर्विस बनाई, तो आपने सर्विस किसकी बनाई, इस डिप्लॉयमेंट की बनाई। तो इस डिप्लॉयमेंट के जितने पॉड होंगे उन सारे पॉड को क्या करता है, ये अपने अंदर कनेक्ट कर लेता है। क्या करता है, कनेक्ट कर लेता है। और कनेक्ट करके क्या करता है, कनेक्ट करके बोलता है कि अगर आप इस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो पॉड बने हुए हैं उन पॉड में क्या फ्रंट एंड सर्विस है, अगर आप उन फ्रंट एंड सर्विस को एक्सेस करना चाहते हो तो आप उन पॉड को की आईपी को हिट मत करो, क्योंकि एक पॉड तो है नहीं ना, 5 पॉड है। और कल को पॉड डिलीट हो जाएगा तो नया पॉड आ जाए तो उसकी आईपी चेंज हो जाएगी। तो सिंगल एंड पॉइंट के लिए उसने क्या किया, सर्विस दे दी। ये क्या कहता है, कहता है कि आप इस पॉड पे जाना चाहते हो ना, आप मेरे को हिट मारो, इस आईपी को हिट मारो, मैं ट्रांसफर करूंगा ट्रैफिक को, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा राउंड रॉबिन में। मतलब ये जो सर्विस है वो पॉड के ऊपर एज अ लोड बैलेंसर की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉड का लोड बैलेंसर बन गया। क्या कर रहा है, पॉड का लोड बैलेंसर। तो सिंगल एंड पॉइंट के लिए हो, समझ आ गई, सिंगल एंड पॉइंट के लिए ये हो गया। अब आगे क्या होता है, अब आगे कहा जाता है ठीक है यार, सर्विस का कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन कल को मान लो ऐसा होता है, ये जो सर्विस आईपी है, ये सर्विस आईपी आपने आगे दे दी, जैसे आपका इंटरनल आगे का लोड बैलेंसर होगा, है ना, उसको आपने दे दी। और कल को मान लो अगर ये सर्विस आईपी डिलीट हो, ये सर्विस डिलीट हो गया, तो सर्विस में दूसरी आईपी मिलेगी, तो बार बार चेंजेस करना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे, समझाता हूँ थोड़ा, होल्ड। देखो, ये सर्विस आईपी है, ठीक है। अब मान लो ये सर्विस आईपी है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ किसी के साथ, मेरा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के साथ इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो पूरा क्लस्टर के अंदर भी चल रहा है एज अ प्राइवेट, बाहर ट्रैफिक तो बाहर से ही आने वाली है ना। तो ये मैंने लिया और मैंने एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के साथ मान लो इंटीग्रेट कर दिया, या एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के साथ, या फिर ऐसे समझ लो कि ये मेरा फ्रंट एंड नहीं है, ये मेरा क्या है, डेटाबेस है। और ये डेटाबेस की सर्विस आई, अब मैंने इस डेटाबेस की सर्विस आईपी मैंने उठाई और एप्लीकेशन टीम को दे दी। मैंने बोला कि आप एप्लीकेशन के अंदर जाओ और डेटाबेस को इंटीग्रेट करना, तो ये आईपी आप उठा लो।
उसने ये आईपी उठाया और डेटाबेस समझ के इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब कल को मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि ये सर्विस डिलीट हो गई और मैंने दोबारा नई सर्विस बनाई, और जब मैंने नई सर्विस बनाई उसकी नई आईपी आई, तो इसका मतलब मुझे वापस से एप्लीकेशन टीम को बताना पड़ेगा कि यार वो सर्विस ना डिलीट हो गई, नई आईपी आई, नया करो, उन्हें दोबारा काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है क्या कि डिलीट भी हो जाए तो भी इंटीग्रेशन का प्रोसेस बार बार चेंज ना हो? बिल्कुल है। अगर ये करना है तो फिर कोर डीएनएस को यूज करना। तब आया पिक्चर में कोर डीएनएस। तो कोर डीएनएस में क्या होता है कि यहाँ पे हमने टॉप में कोर डीएनएस लगा लिया। क्या लगा लिया यहाँ पर हमने? कोर डीएनएस। कोर डीएनएस। अब जब हमने कोर डीएनएस लगा लिया तो अब क्या होता है पता है? अब आपको ना एक नेम मिल जाता है बहुत अच्छा सा। जैसे अब आप से पूछेगा कोर डीएनएस किसका बना रहे हो, आप इस सर्विस का बना रहे हो, तो नाम पता है कैसे मिलेगा? सबसे पहले मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर कर रहा हूँ। नाम कैसे बन के आएगा? नाम ऐसे बन के आएगा, और कोडियंस पहले से चलता रहता है, पता है आपको कुछ करना नहीं। सर्विस का नाम जैसे फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड। फिर देखेगा कि आपने किस नेम स्पेस पे काम कर रहे हो। ठीक है, नेम स्पेस का नाम। तो मान लो मैं डिफॉल्ट नेम स्पेस में बैठा हूँ, डिफॉल्ट नेम स्पेस का नाम आ जाएगा। फिर आएगा SVC, फिर आएगा क्लस्टर डॉट लोकल। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो svc.cluster.local है ना, ये सेम रहता है, ये कभी नहीं बदलता। बदलेगा क्या? बदलेगा नेम स्पेस का नाम और सर्विस का नाम, यही बदलता है बस। तो हम क्या करेंगे पता है? हम एप्लीकेशन टीम को ना सर्विस आईपी नहीं देंगे, हम एप्लीकेशन टीम को क्या देंगे, ये दे देंगे फ्रंट एंड डॉट डिफॉल्ट डॉट SVC डॉट क्लस्टर डॉट, ये दे देंगे, बोलेंगे ये ले जाओ, आप ये इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, ये इंटीग्रेट लो, और ये किसके साथ मैप होगा? इसके साथ। क्यों मैप होगा? क्योंकि नाम फ्रंट एंड इसी का है। कल को ऐसा होता है कि सर्विस डिलीट हो गई, हो जाने दो ना भाई, दोबारा नई बना लेंगे, उसको नई आईपी आएगी, मिलने दो ना भाई, आईपी नया मिलेगा ना, नाम वही रख लेंगे, नाम वही रख लेंगे, नेम स्पेस भी वही होगा, तो सब कुछ सेम होगा। तो हमें बार बार बैकएंड टीम को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप बदलो। बस उनको हम बोल देंगे यार थोड़ा सा ना डेटाबेस डाउन पड़ा हुआ है, थोड़ा वेट कर लो, सब्र कर लो, चालू करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? चालू करवा रहे हैं। फिर डिलीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना लेंगे सेम नाम से। जब सेम नाम से बनाएंगे, सेम नेम स्पेस के अंदर बनाएंगे, तो ये चीजें भी सेम रहेंगी, और ये तो बाय डिफॉल्ट सेम रहता ही है। इसलिए पिक्चर में कोड ये ना था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल टीएनएस। क्या कह रहे हैं? इंटरनल टीएनएस। और ये बॉय डिफॉल्ट चलता रहता है, आपको कुछ नहीं करना ओपन के अंदर, कॉन्फ़िगर है भाई। बस समझो पिक्चर में चल कैसा रहा है ये, समझ आ रही? चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है, ठीक है भाई आपने ये चीजें कर दी, बट ये चीजें जो है वो क्या बाहर से एक्सेसिबल है? नहीं है। सिर्फ इंटरनल चीजें चल रही हैं, बाहर से कुछ भी एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब पिक्चर में आता है क्या? इंटरनल लोड बैलेंस। क्या आएगा पिक्चर में? इंटरनल लोड बैलेंस। और यहां पर इंटरनल लोड बैलेंसर टॉपिक को कहते हैं राउटर। जैसे आपने क्यूबरनेटिस में क्या पढ़ा था, याद करो, इंग्रेस कंट्रोलर। क्या पढ़ा था? इंग्रेस कंट्रोलर पढ़ा था ना, इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस हम लोग कॉन्फ़िगर करते थे। यहां पर होता है राउटर, और यहां पर राउटर इंग्रेस कंट्रोलर के लिए एज अ यूज करते हैं एच ए प्रॉक्सी, जो बाई डिफॉल्ट चलता रहता है, आपको कुछ नहीं करना। एच ए प्रॉक्सी, एच ए प्रो। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? तो ये काम करेगा आपका एज अ इंटरनल लोड बैलेंस। तो यहां पर फिर हमने एंट्री मारी है इस तरीके से, www.xyz.com, कनेक्ट विथ इससे।
और यहाँ पर पूरा राउटर, वो पाथ बेस्ड राउटिंग, होस्ट बेस्ड राउटिंग सब यहाँ डिफाइन करेंगे, जैसे इंग्रेस कंट्रोलर कुबरनेटिस में हमने देखा था। समझ आ रही है? ये हमने कर, लेकिन ये इंटरनल है, सब इंटरनल है। ट्रैफिक बाहर से कैसे आएगी भाई? ट्रैफिक को बाहर से लाने के लिए फिर आपको यूज करना पड़ेगा एक्सटर्नल लोड। तो अब हम लोग निकलते हैं क्लस्टर से थोड़ा बाहर, तो ये रहा हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। क्या रहा ये हमारा? क्लस्टर से बाहर आ गया मैं, ये रहा हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंस। क्या रहा हमारा ये? एक्सटर्नल लोड बैलेंस। एक्सटर्नल लोड। अब एक्सटर्नल लोड बैलेंसर क्या होगा? कुछ भी ले लो भाई, F5 ले लो, AWS का ले लो, एजोर का ले लो, वो किसी का भी ले लो। ये एक्सटर्नल लोड बैलेंसर की आईपी मान लो ये 100, 100.10. ये, और एक्सटर्नल लोड बैलेंसर से फिर हमने इस एच ए प्रॉक्सी को कनेक्ट कर रखा है। अब ये एच ए प्रॉक्सी कहाँ चल रही होगी? राउटर। ये भी किसी ना किसी नोड पे चल रहे होंगे, उस नोड को इंटीग्रेट कर रखा है। भाई ये हमने बोला कि ये लास्ट के दो नोड जो हैं वो एच ए प्रॉक्सी के लिए हैं। तो एच ए प्रॉक्सी के जो नोड होंगे, क्योंकि एच ए प्रॉक्सी भी किस पे चल रहा होगा? डिप पॉड पे चल रहा होगा। कोड डीएनएस किस पे चल रहा है? ये भी पॉड पे चल रहा है, तो एच ए प्रॉक्सी भी पॉड पे चल रहा है, तो उस वो पॉड के ऊपर उसका भी डिप्लॉयमेंट होगा, राइट? तो एच ए प्रॉक्सी नोड की इंफॉर्मेशन हम एक्सटर्नल लोड बैलेंसर में डाल देंगे। तो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर ट्रैफिक एच ए प्रॉक्सी नोड पे आएगा, एच ए प्रॉक्सी नोड से एच ए प्रॉक्सी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे रूट डिफाइन कर रखा है हमने कि भाई ये लगा के आया तो यहाँ जाना चाहिए ट्रैफिक, सारी चीजें करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। तो ये रहा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। अब एक्सटर्नल लोड बैलेंसर से कहानी खत्म नहीं हुई, अब बात आती है बाहर होगा एक्सटर्नल डीएनएस। क्या लगेगा? एक्सटर्नल डीएनएस। यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनल डीएनएस, तो ये एक्सटर्नल डीएनएस, ये है इंटरनल एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल डीएनएस में हमने एंट्री क्या कर रखी है दोस्तों? www, क्या कर रखी है? क्या कर रखी है यहां पर एंट्री हम लोगों ने? www.technicalcloudknowledge.com। क्या कर रखी है? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। www.technicalcloudknowledge.com। ठीक हो गया? और ये इंटीग्रेट किससे है? एक्सटर्नल लोड बैलेंसर से, इस आईपी से। बस। तो अब ये रहा इंटरनेट। उसके बाद वेबसाइट को HTTPS बनाने के लिए हम चाहे तो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर में SSL सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं यहाँ पर चाहे तो, या हम चाहे तो अपना इंटरनल जो लोड बैलेंसर है यहाँ पर भी हम सॉफ्टवेयर बेस्ड SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे HTTPS बेस्ड वेबसाइट हमारी बन जाए। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? तो अब ट्रैफिक का फ्लो बनेगा, ये बैठा हुआ है कोई बंदा इंटरनेट पे और हमारा प्रोजेक्ट ओपनशिफ्ट में लगा हुआ है। तो ये बंदा अपने ब्राउजर पे जाएगा और क्या टाइप करेगा? https://www.technicalcloudknowledge.com। ट्रैफिक का फ्लो कैसे बनेगा? ट्रैफिक का फ्लो बनेगा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। एक्सटर्नल लोड बैलेंसर बताएगा इस नाम के अगेंस्ट, ये एक्सटर्नल लोड बैलेंसर की आईपी है, ट्रैफिक यहाँ आएगी। यहां से बोलेगा अच्छा
यहाँ से ट्रैफिक कहाँ जाएगी, एच ए प्रॉक्सी के पास। एच ए प्रॉक्सी कहाँ चल रहा है, ये दो नोड में चल रहा है। तो इन दो नोड की आईपी हमने कहाँ इंटीग्रेट कर रखी है, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर पे, ट्रैफिक यहाँ आ जाएगी। राइट, मतलब यहीं आ गई। यहाँ से क्या बोलेगा, अच्छा इसके साथ इंटीग्रेट, ये लोकल डीएनएस है, इंटरनल डीएनएस है, कोर डीएनएस है, कोर डीएनएस में ट्रैफिक चली गई। देन उसके बाद क्या होगा, सर्विस के पास आ गई। सर्विस भाई साहब क्या करेंगे, सर्विस भाई साहब करेंगे, मेरे बैकएंड में भाई 5 पॉड है, मेरे पास 5 ट्रैफिक पहुंची है, तो एक एक ट्रैफिक सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो समझ आ रही पिक्चर यहाँ पर क्या हो रहा। डिप्लॉयमेंट का क्या काम है, डिप्लॉयमेंट बोलेगा भाई कल को कुछ अपडेट करना है तो बता दो, मैं नया आरएस बनाकर नया सेटअप कर दूंगा, जब वो चल जाएगा तो ये पुराने वाले को हटा दिया करूंगा। तो आरएस क्या कर रहा है, उसकी हाई अवेलेबिलिटी देख रहा है। डिप्लॉयमेंट क्या कर रहा है, अपग्रेडेशन वगैरह देख रहा है। सर्विस क्या कर रहा है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब पॉड के पॉड की बैलेंसिंग ये देख रहा है। ये इंटरनल डीएनएस का काम कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर। इसके अंदर आप इंटरनल लोड बैलेंसर का काम ये कर रहा है। तो ये तैयार आपने क्या किया, ये फ्रंट एंड आपने तैयार कर दिया। क्या कर दिया, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड आपने तैयार कर दिया। अब बैक एंड बनाना है, तो बैक एंड के लिए भी वही करना पड़ेगा। बैक एंड का फिर बनेगा क्या, फिर ये बैक एंड का बनेगा डिप्लॉयमेंट। बैक एंड का डिप्लॉयमेंट बनेगा, बहुत छोटा कर दिया मैंने। ठीक है, सॉरी डिप्लॉयमेंट है ना ये बैक एंड है। ठीक है, अब बैक एंड का भी आरएस बनेगा, क्योंकि इसके भी पॉड्स बनेंगे, इसके आरएस बनेंगे। वो इसका मैनेज करेगा। इस पे हमने 4 सर्विस बता दी, इसके हमने बता दिए भाई। इसके हमने 4 पॉड बता दिए, इसके 4 पॉड यहाँ बन गए। 5 पॉड बता दिए, ये इसके साथ इंटीग्रेट। ठीक है, फिर इसका भी अपना सर्विस आईपी बन गया, इसका भी अपना सर्विस बनेगा। ठीक है, इसकी भी अपनी एक सर्विस आईपी आ गई, 10.0.0.1 फिर इसका भी अपना कोड डीएनएस हो गया। कोड डीएनएस हो गया। तो इसका कोड डीएनएस बन गया किस किस नाम से, ऐसे बन गया जैसे, अब नाम हमने जो बैकएंड बनाया बैकएंड नाम दे दिया, तो इसका बन गया बैकएंड डॉट नेम स्पेस यूज कर लिया इसने, डिफॉल्ट डॉट svc डॉट क्लस्टर डॉट लोकल, ये बन गया इसका। ठीक है, अभी इंटरनल सर्विस है, इसे बाहर जाना नहीं है, तो इसको राउटर राउटर का कोई काम नहीं है, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर की कोई काम नहीं है, बस इतना ही करना है। ऐसे ही आपने डेटाबेस बना लिया, सर्विस डेटाबेस डिप्लॉयमेंट बना लिया। डेटाबेस बनाया तो इसके भी अपने आरएस बने। ठीक है, इसके भी 5 पॉड आपने बना दिए, 5 कॉपी। और ये 2 नोड में डेटाबेस पॉड चल रहा है।
ठीक है, इसका भी फिर हमने सर्विस आईपी बना दी। इसकी भी एक सर्विस आईपी आ गई। ठीक है, इसका भी फिर अपना कोड डीएनएस आ गया। जगह नहीं है मेरे पास ना। तो इसका भी नाम इस तरीके से बन गया, जैसे db.default default.svc.cluster.local। ये लो, ये नाम है। ठीक है, समझ आ गई। अब देखो क्या होगा। अब माइक्रो सर्विस समझाता हूँ। अब यहाँ पर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सेटअप कर रहे हैं। अब यामल फाइल लिखी जा रही है। ओपन शिफ्ट का इंजीनियर यामल फाइल लिख रहा है यार, ये उठा रहा है कहीं से डाउनलोड कर। अब वो क्या करेगा, सबसे टॉप में लिखेगा डेटाबेस के बारे में। अब डेटाबेस में लिखेगा कि डेटाबेस कनेक्ट विथ ऐप। तो ऐप कहाँ चल रहा है? ऐप अभी बना ही नहीं है, लेकिन उसने पहले से नाम डिफाइन कर दिया। बोले तो बैकएंड बने नहीं है, उसने पहले से नाम डिफाइन कर दिया, backend.default.svc.cluster.local। तो उसे पता है कि जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे तो बैकएंड जो डिप्लॉयमेंट होगा, उसका जो सर्विस होगा उसका नाम हम लोग बैकएंड ही रखेंगे, और नेम स्पेस यही रहेगा, तो यही नाम बन के आएगा। उसने पहले से इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही जब ऐप के सेक्शन में गया, अब उसे फ्रंट एंड कनेक्ट करना है, वेब को इंटीग्रेट करना है। वेब बना ही नहीं है, लेकिन उसने पहले से नाम डिफाइन कर दिया, फ्रंट एंड डॉट डिफॉल्ट डॉट एसवीसी डॉट क्लस्टर डॉट लोकल। उसे पता है कि जब हम फ्रंट एंड बनाएंगे, उसकी डिप्लॉयमेंट सर्विस बनाएंगे, फ्रंट एंड नाम रखेंगे, नेम स्पेस वही रखेगा, इंटीग्रेट कर दिया। ऐसे ही जैसे ये फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है, ऐसे ही पेमेंट गेटवे का अलग होगा, गूगल पे का अलग डिप्लॉयमेंट होगा, उसकी सर्विस अलग, उसका कोऑर्डिनेटर अलग, पेटीएम का अलग, फोन पे का अलग, सबका अलग अलग होगा। अब देखो उनकी सर्विस आईपी इंटीग्रेट नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? नेम कर रहा है, क्योंकि सर्विस आईपी को उठा के अगर इंटीग्रेट कर दे भाई, यामल फाइल में सर्विस आईपी लिखने लग जाए, सर्विस आईपी पता ही नहीं भाई क्या मिलने वाली है। मैं डेटाबेस की सर्विस आईपी क्या होगी, बैकएंड की क्या होगी क्या पता, पेटीएम की क्या होगी क्या पता। अभी तो बनी नहीं है, जब बनेगी तब तो सर्विस आईपी मिलेगी, अभी बनी नहीं है। समझ आ रही है मेरी मेरी बात यहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है कोर डीएनएस का रोल। समझ गए? और देखो यहाँ पर, अभी एच ए प्रॉक्सी क्या कर रहा है? एच ए प्रॉक्सी राउटर का क्या काम है? राउटर का काम यही है ना कि भाई देखो, आपका फ्रंट एंड चल रहा है ना, फ्रंट एंड पेज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इमेजेस भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं। ठीक है, तो मान लो फ्रंट एंड के अंदर सेक्शन बना हुआ है, इमेजेस के 10 पॉड हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, बहुत सारे हैं। अब राउटर में ही हम लोग रूट वगैरह डिफाइन करेंगे, सारी चीजें राउटर में ही रूट वगैरह डिफाइन करेंगे। क्योंकि अगर ये राउटर का कंसेप्ट नहीं होता, मान लो अगर ये राउटर का कंसेप्ट नहीं होता ना, तो फिर आपको ना नोड पोर्ट का कंसेप्ट यूज करना पड़ता। क्या करना पड़ता? नोड पोर्ट, जो आपको पढ़ा होगा आपने कुबरनेटिस में, नोड पोर्ट या नोड पोर्ट का कंसेप्ट फिर आपको यूज करना पड़ता, अगर ये एच प्रॉक्सी का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होता। राउटर जैसे आपको पता है ना कि कुबरनेटिस में इंग्रेस कंट्रोलर का नहीं था, तो क्या करना पड़ता? नोड पोर्ट यूज करते थे। तो जब नोड पोर्ट यूज करते थे तो क्या होता था, जितनी भी डिप्लॉयमेंट आपको करनी है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए हर एक अलग अलग लोड बैलेंसर आपको इस तरीके से लेना पड़ता था। लेकिन जब से इंग्रेस कंट्रोलर आ गया, तब से आपने देखा कि यार, तब से आपने क्या बेनिफिट देखा कि एक ही एक्सटर्नल लोड बैलेंसर में आप सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स को चला सकते हो। समझ आ गई? तो यही बेनिफिट है। प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझाऊंगा, अभी फ्लो इस तरीके से समझो। क्लियर हो गया? तो सारी चीज समझ आ गई, डिप्लॉयमेंट, रेप्लिका सेट, सर्विस आईपी, इंटरनल लोड बैलेंसर, एक्सटर्नल कोर डीएनएस, एक्सटर्नल डीएनएस, एसएसएल सर्टिफिकेट बता दिया, रजिस्ट्री सर्वर बता दिया। एक चीज बच गया, नेटवर्क पॉलिसी। ये बता देता हूँ क्या है। मान लो जैसे ये फ्रंट एंड का पॉड है, ये बैक एंड का है, ये डेटाबेस का है। मैं चाहता हूँ कि फ्रंट एंड वाले डेटाबेस से
फ्रंट एंड पॉड डेटा बेस के पॉड से डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना करे, मतलब एक पॉड दूसरे पॉड से ऐसे कम्युनिकेशन ना करे, इनके बीच में पॉलिसीज लगाना चाहता हूँ, इनके बीच में फायरवॉल लगाना चाहता हूँ, तो नेटवर्क पॉलिसी है। पॉड लेवल का फायरवॉल समझ लो, नेटवर्क पॉलिसी। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों को एक एक चीज का प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखेंगे। तो ये था मेरा थ्योरी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ गई। कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद कि ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं। मेरा नंबर है 88174443 ठीक है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि कोई भी पॉइंट आपका नहीं रह गया हो। तो ये देखो, मैंने ये जो आपके सामने रखा है, यही कंपनी में होना है, यही होता है कंपनी। बस इसका प्रैक्टिकल अभी, अब कुबरनेटिस में सब कुछ लगाओ, बट ओपनशिफ्ट में सब कुछ लगा हुआ है। राउटर राउटर सेटअप नहीं करना चाहिए, प्रॉक्सी सेटअप नहीं करना है ऑलरेडी। कुबरनेटिस में इंग्रेस कंट्रोलर सेटअप करना पड़ता है, या नहीं करना। बहुत सारे बेनिफिट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, इसका प्रैक्टिकल होगा नेक्स्ट। तब तक के लिए दोस्तों।